में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास है इसमें बात करेंगे आपके साथ में भारत के फिजिकल फीचर्स की। और भारत का जो फिजिकल फीचर्स होगा इसमें आज जो मैप हम लोग को करना है, आज मैंने मैपिंग आइडिया दे रहे हैं अभी बेसिकली क्लास में। और इस पे जो कोस्ट है भारत का वो पढ़ेंगे, जो भारत के मैदानी इलाके हैं, मैदान है वो पढ़ेंगे, जो डेजर्ट है डेजर्ट पढ़ेंगे, और जो अलग अलग माउंटेन रेंज है ये पढ़ेंगे, और पठार के अलावा अलग अलग प्लेटो पढ़ेंगे, और फिर उसमें ये माउंटेन रेंज पढ़ेंगे एक साथ में। तो शुरू करेंगे तट से। तो तट जो है, और साथ में बताते भी चलेंगे जैसे हम पिछली बार भी बताए थे कि क्या है ये सारी चीजों का। जब चैप्टर्स में क्वेश्चंस जो आएंगे मेंस का, तो उसमें डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि पहले मैप का आइडिया होना भारत का बहुत जरूरी है। तो पहला जो आज बताएंगे वो है जो हमारा तट है, कोस्ट। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि बेसिकली कोस्ट होता क्या है। जब हम लोग कोस्ट की बात करते हैं तो कोस्ट होता क्या है। बहुत बेसिक सा चीज है कि समुद्र के किनारे, मतलब द बॉर्डर बिटवीन लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी के बीच का जो समुद्र और स्थलखंड के बीच का जो सीमा है उसको तट कहते हैं। तो उसे कोस्ट कहा जाता है। और अगर समुद्र की लहरों के द्वारा तोड़ा गया बालू, मिट्टी, कोबल पदार्थ जब यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है बीच, सी बीच। तो इसको सी बीच कहते हैं। कोस्ट का एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, द लाइन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। तो जिस समय में समुद्र में उच्च ज्वार आता है तो पानी सोचिए यहाँ तक चला जाता है, और जब ये नीचे उतरता है वाटर टाइड का, ज्वार और भाटा हिंदी में बोलते हैं, तो नीचे चला गया, तो इसके बीच जो रेखा होती है दोनों का डिस्टेंस के बीच में, तो उसको बोला जाता है कि ये कोस्ट लाइन है। तो इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। लो टाइड से लेकर के कोस्ट लाइन तक का एरिया में जो बोल्डर और कोबल होता है इसको सी शोर बोलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें डिफरेंस आपको जानना चाहिए कि तट किसे कहते हैं, सी बीच किसे कहते हैं, सी शोर किसे कहते हैं। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। इसी प्रकार से समुद्र के किनारे जब ये यू शेप का दिखना शुरू हो जाता है, कोई आकृति, आप जैसे इसको देखेंगे तो उसको बे बोला जाता है। जब आप बे ऑफ बंगाल बोलते हैं तो देखिए ये वाली आकृति, देखिए आप यहां से देखिए, ऐसे देखिए ये इस प्रकार से है, ये यू शेप है यहाँ ये वाला एरिया में, और इसके चलते इसका नाम, यू शेप के चलते इसका नाम बे है, बे ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों होता है? तो समुद्र में अगर हार्ड रॉक है, कहीं पर हार्ड रॉक है और ये अंदर वाला सॉफ्ट रॉक है, तो समुद्र की लहर इसको धीरे धीरे काट करके यू शेप बना देती है, तो इसको बे बोलते हैं। जब आप लोग सुनते हैं ना बे ऑफ बंगाल, तो वो बे है। बे मतलब हिंदी में तो खाड़ी होता है, ये डिफरेंस है। और जब हम लोग बोलते हैं गल्फ शब्द बोलते हैं, तो गल्फ में बे के जैसा ही होगा, लेकिन आकृति इसकी थोड़ी भी शेप हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। जैसे आप इस एरिया में देखेंगे यहां पर, तो देखिए ये भी शेप हो गया है, गल्फ ऑफ कच्छ।
या गल्फ ऑफ खंभात, ये वाला, गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंभात। तो बे और गल्फ में भी डिफरेंस होता है, बे में और गल्फ में भी डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से अगर ये सेमी सर्कुलर हो जाता ऐसा, तब इसको बाइट बोलते हैं, ये तब बाइट बोला जाता है। हिंदी में हालांकि तीनों को खाड़ी बोलते हैं, हिंदी में तीनों को खाड़ी बोलते हैं, और इंग्लिश में टर्म अलग हो जाता है, बे, गल्फ और बाइट। तो समुद्र के किनारे जो आकृतियां हैं, ये आकृति, अब जो आज बे है, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं ना है कि समुद्र की लहरें उनको तोड़ना छोड़ दी हैं। समुद्र की लहरें इसको तोड़ती रहेंगी और ये आकृति बे से कन्वर्ट होकर के गल्फ हो जाएगा करोड़ों साल के बाद में। ऐसा एक साल में नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो समुद्र का पानी अंदर की ओर घुसता है लैंड में, वो वापस नहीं जा पाता है, फंस जाता है, बड़ा झील बन जाता है, तो उसको बैक वाटर बोलते हैं, बैक वाटर। और ये जो बैक वाटर है, केरल में खास करके बैक वाटर है, उसको कायल्स बोला जाता है। बैक वाटर ऑफ केरला इज नोन एज कायल्स, तो उसको कायल्स बोलते हैं। और जैसे आप अगर जानते होंगे कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, सो ऑब्वियस आप चिल्का बोलेंगे, लेकिन चिल्का साउथ इंडिया में नहीं है। तो साउथ इंडिया का लार्जेस्ट लेक अगर आपसे पूछा जाता है तो व्हाट शुड बी द आंसर? अब बताइए, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ इंडिया। कोई बता पाएंगे? बेम्बेनाड, ठीक है, बेम्बेनाड। ये बेम्बेनाड जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा झील है, और ये बैकवाटर ऑफ केरला है, जिसको कायल्स बोला जाता है, कायल्स। तो ये साउथ इंडिया में खास करके तटीय इलाका, कल हम लोग देख रहे थे कि भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, जिसमें तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो देखेंगे जो दोनों साइड से बॉर्डर कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अरेबियन सी के साइड से भी कर रहा है और बे ऑफ बंगाल के साइड से भी कर रहा है। वह राज्य है भारत में तमिलनाडु, वह राज्य है तमिलनाडु। तो अब ये देखते हैं कि जब आप बात करते हैं कि दक्षिणी बिंदु भारत का, तो आप केप बोलते हैं ना, केप कैमोरिन, इंडियन मैनलैंड का। ऐसे तो सही आंसर जो होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा। तो जब वाटर बढ़ने से बढ़ेगा तो सी बन सकता है। देखिए, सी और ओशन में डिफरेंस है, सी नहीं बनेगा कभी भी। लेक नेवर बिकम्स अ सी, लेक कभी भी सी नहीं बनता है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, झील मतलब ज्योग्राफी में झील बोलते हैं कंप्लीटली लैंडलॉक वाटर। जब व्हेन वी टॉक अबाउट लेक, कंप्लीटली लैंडलॉक वाटर, वो मतलब चारों साइड से घिरा होगा, कोई ना कोई एक बैरियर से, छोटी भी बैरियर हो, जैसे चिल्का लेक बोलते हैं, तो समुद्र के किनारे में एक या तो कोरल रीफ से होगा या बालू के जमाव से होगा, थोड़ा सा डिटैच हो जाता है। कभी आप जो सी सुनते हैं, ऐसा उदाहरण आपको कुछ कुछ मिलेगा, बट वो लेक है। कैस्पियन सी इज द लेक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक ही है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज नॉट ए सी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सी, इसको भी समझ ही लीजिए। देखिए, जैसे इंडिया है, तो इंडिया को कोई नहीं ना है कि नीचे से कुछ सपोर्ट दे करके और ऐसे पानी से ऊपर उठा के रखे हैं। इसका तो कुछ भाग समुद्र में डूबा हुआ है,
और ये समुद्र, इसकी जमीन तो समुद्र में से डूबी हुई है ऐसे। तो समुद्र में जो 200 मीटर तक डूबा हुआ जमीन है ना, 200 मीटर तक, ये किसी भी देश का, तो उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कहीं भी, जैसे यहाँ म्यांमार के पास है तो वहां भी शेल्फ होगा, बंगाल के पास भी शेल्फ होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसके नीचे होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके नीचे कॉन्टिनेंटल राइज, वो अभी नहीं बता रहे। अभी हम लोग तो भारत का तटीय इलाका पढ़ रहे थे, चूंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो बता दे रहे जो आप पूछ रहे। हर देश का एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, मैंने उसका जो जमीन है वो समुद्र में डूबा होगा। जैसे पैसिफिक ओशन में चाइना का समुद्र में डूबा होगा, अमेरिका का समुद्र में डूबा होगा, जो भी समुद्र के किनारे वाला देश है उसका डूबा होगा। तो अब ये समझना है कि सी डज नॉट हैव इट्स ऑन वाटर, किसी भी सागर का अपना पानी नहीं होता। पहला लाइन, कभी भी आप सी सुनते हैं, जैसे अरबियन सी बोल रहे हैं, तो अरब के सागर का अपना पानी ही नहीं है। सी का जो पानी होता है वो किसी न किसी ओशन का पानी है। तो सबसे पहले ओशन जान लेंगे, ओशन क्या है। ओशंस में जानेंगे कि लार्ज वाटर बॉडी विच इज part of ancient Panthalassa and interlinked with each other। बड़े जलाशय जो प्राचीन काल के पेंथालासा के भाग है। पेंथालासा सुपर ओशन हुआ करता था, जैसे पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है। आप जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना, वो सब एक साथ था, उसको पेंजिया बोलते थे। उसी प्रकार से पेंथालासा एक महासागर हुआ करता था। तो पेंथालासा टूटने के बाद ही बना है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। ये 5 जो ओशन है, अंटार्कटिक को साउदर्न ओशन भी बोलते हैं, ये 5 ही महासागर है, हम एरिया वाइज आपको बताए। और ये इंटरलिंक है, इंडियन ओशन पैसिफिक से जुड़ा हुआ है और अटलांटिक से भी जुड़ा हुआ है, कोई वाटर चैनल से, कोई स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछे कि कैस्पियन सी लैंडलॉक है, फिर उसमें पानी कहां से आया। बहुत सवाल तो देखिए जनरल है, ठीक है, सवाल तो उठता है ना कि लैंडलॉक है तो पानी कहां से आया। पहले ये जानिए, तो हम जैसे अभी पहले बता ही देते हैं ओशन किसे कहते हैं, समझ गए। और सी जब बोलते हैं तो उसके बाद आपके उत्तर पे आएंगे जिन्होंने पूछा है कैस्पियन सागर में पानी कहां से आता है। तो सी डज नॉट हैव इट्स ऑन वाटर, पहला लाइन। द वाटर ऑफ एनी ओशन which takes rest over the continental shelf is known as sea, and name is given to the nearest country. So when we talk about Arabian Sea does not have its own water. The water of Indian Ocean, which remain in the rest position in the continental shelf of Arabian country, is known as Arabian Sea. चाइना सी, चीन का कोई पानी नहीं है अपना। So water of Pacific takes rest over the Chinese continental shelf known as China Sea. कैरिबियन सी, नॉर्थ अमेरिका के पास जो कैरिबियन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज, उसकी पानी जो शेल्फ पर है कैरिबियन सी। नॉर्थ सी
वाटर ऑफ अटलांटिक नियर ब्रिटेन, मेडिटेरियन सी, वाटर ऑफ अटलांटिक in the north of Africa and south of Europe. So in between Africa and Europe. सी जब बोलेंगे हमेशा ध्यान रखना है कि सी ऑलवेज कनेक्ट विथ ओशन, कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा। वो जैसे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है अफ्रीका के ठीक ऊपर, तो पूरा पूरा लैंडलॉक नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से कनेक्ट है अटलांटिक ओशन के साथ। तो सी और ओशन में पहले कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सी और ओशन में कंफ्यूजन नहीं हो। अब बच गया लेक। लेक बोलते हैं जो कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय लैंड होगा। लेक का निर्माण भी कई प्रकार से हो सकता है, टेक्टोनिक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन से हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है तो उसका जो माउथ है उसमें धीरे धीरे पानी जमा होना शुरू होगा, मतलब 2-3 कारण से, तो वोल्केनिक लेक बन जाता है। जैसे इंडिया में लोनार लेक है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, वो वोल्केनिक लेक है, ज्वालामुखी के माउथ पर है। और लेक में रिवर ट्रेन करती है, जैसे कैस्पियन सी हम आपने पूछा, तो कैस्पियन सी में डैन्यूब, कैस्पियन सी में वोल्गा रिवर, उराल रिवर, डैन्यूब तो ब्लैक सी में जाती है, ये रिवर उसमें ड्रेन करती है। तो सोर्स ऑफ वाटर जो होता है लेक का, वो वाटर कहीं ना कहीं माउंटेन से, छोटे छोटे स्ट्रीम से, पहला तो वो आ रहा है। दूसरा जो हमने बताया कि अगर ग्लेशियर एरिया में भी कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जैसे किसी एरिया में पूरा हिमालय के क्षेत्र को सुनिए, समझिए, पूरा बर्फ है, कश्मीर में पूरा बर्फ है, लेकिन आज से 1000 साल, 2000 साल, 10 लाख साल के बाद अगर उस एरिया का जलवायु बदल जाएगा तो क्या होगा, हर बर्फ जो है मेल्ट करना शुरू करेगा। तो जहां जहां पर लोअर पॉइंट होंगे वहां पर पानी भरना शुरू हो जाएगा, और अगर इवापोरेशन के तुलना में ड्रेनेज ज्यादा हो तो पानी बचना शुरू होगा, बड़ा झील का निर्माण हो जाएगा उसमें। और भी कई प्रोसेस होता है झील बनने का। तो जब कैस्पियन सी बोलते हैं, आपके दिमाग में होगा कि सर सी काहे बोलते हैं। टेक्निकली कैस्पियन इज द लेक, लेकिन चूंकि उसका पानी झील के तुलना में बहुत ज्यादा है तो उसको सी बोला जा रहा है कि सागर के जैसा पानी है, तो नामांकन में सी आ गया, बट टेक्निकली वो लेक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड, सो द आंसर इज कैस्पियन सी। इसका मेन कारण ये है। अब कोई व्यक्ति आप ही के परिवार का बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत खाना खाता है, तो आप क्या बोलते हैं कि पूरा राक्षस के जैसा है, तो आपने उनको नाम दे दिया। बट जब होगा कि आदमी कौन कौन है तो वो भी तो काउंट होगा, लेकिन शरीर ज्यादा बड़ा था तो आपने राक्षस बोल दिया। तो सी, कैस्पियन सी जब बोल रहे पानी ज्यादा है तो सी बोल दे रहे, बट टेक्निकली तो लेक है ना, ज्योग्राफिकली देखेंगे उसको तो सराउंडेड बाय क्या है, सराउंडेड बाय लैंड है, चारों साइड से लैंड है, इसलिए उसको हम लोग सी नहीं बोलेंगे, उसको लेक बोलेंगे। तो बात कर रहे थे कि जो पानी है ये
भारत के किनारे किनारे, इसको सी, इधर में सी बोलते हैं। और उसी का एक उदाहरण बे हमने बताया, जिसको यू शेप के चलते बोला जा रहा है। तो ये सी का भी नामांकन है। तो जो सिंपल क्वेश्चन है आपको जानना भी है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है, इधर से ही शुरू करते हैं, गुजरात। फिर पेनिनसुला वर्ड आता है, तो आप जानते हैं 3 साइड से पानी से गिरा। देखिए 1 2 3, तो इस इलाके को काठियावाड़ पेनिनसुला बोला जाता है। इसलिए सिंपल वर्ड में जो वहां पर है उसी के नाम से नाम भी होगा ना। किसी भी चीज का जब नाम देखते हैं तो आप देखिएगा उसके लक्षण से नाम रख दिया जाता है। तो काठियावाड़ कोस्ट हो गया, काठियावाड़ वहां पर प्रायद्वीप है, ये थोड़ा सा अपलैंड है। इधर ही गिर फॉरेस्ट है, गिर वन के शेर जो सुनते हैं आप, इधर ही है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप में काठियावाड़ तट हो गया। और यहां पर भी 2 तट का नाम कभी कभी जानना है। ये गल्फ ऑफ कच्छ जहां पर है उसको कच्छ तट रेखा बोलेंगे, कच्छ का कोस्ट लाइन। जहां पर खंबात है, खंबात की तट रेखा है। और इसके ऊपर यहां पर इस जगह में पाकिस्तान वाला एरिया है, तो इसका नाम मिकरान है, मिकरान तट, मिकरान कोस्ट, जहां पर पाकिस्तान। तो मिकरान कोस्ट। और उसके बाद आप बड़े में जानना चाहते हैं, पूरा का पूरा भारत का सबसे लंबा तट रेखा यही है, काठियावाड़। गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है, तो काठियावाड़ कोस्ट हो गया, है ना, काठियावाड़ कोस्ट। और काठियावाड़ कोस्ट के साथ उसके नीचे, काठियावाड़ के ठीक नीचे, मतलब आप गुजरात में एक जगह है सूरत, तो सूरत से लेकर के गोवा तक इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। सूरत से लेकर के गोवा तक को कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कोंकण तट। कोंकण रेलवे तो चल ही रहा है, 760 किलोमीटर का रेलवे है। और गोवा से कर्नाटक तक में इसको कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। ये वाला इलाका गोवा से लेकर के कर्नाटका तक ये कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। और कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार कोस्ट या कन्याकुमारी कोस्ट में नीचे वाले एरिया को कहते हैं, सबसे नीचे पॉइंट को मालाबार कोस्ट। बहुत फेमस है मालाबार तट मसाला की खेती के लिए। और इसी खेती को समझने के लिए वास्को डी गामा भारत आए थे, पुर्तगाली। और मालाबार तट पर जो कोचीन है उसको अपनी राजधानी बनाया था पुर्तगालियों ने, क्योंकि स्पाइस कल्टीवेशन यहाँ ज्यादा होता है केरल में। तो ये एक बड़ा कारण था यहाँ इस एरिया में। और केरल में थोड़ा सा एरिया जो है, जैसा आप जानते हैं पौंडीचेरी का भी है, केरल के अंदर थोड़ा सा एरिया पौंडीचेरी का है, इसको माहे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, मैकरान तट, काठियावाड़ तट, उसके बाद नॉर्थ से साउथ आएंगे तो फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, और उसके बाद मालाबार तट। इसी प्रकार से अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे, बे ऑफ बंगाल के साइड में, तो सबसे महत्वपूर्ण नीचे से ही शुरू होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल कोस्ट। आप अक्सर एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में सुनते होंगे कि तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर जाड़े में वर्षा क्यों होती है? लौटती हुई मानसून से या नॉर्थ ईस्ट मानसून से जाड़े में वर्षा होती है तमिलनाडु में। समर में कोरोमंडल तट ड्राई क्यों रहता है? इसलिए आपको आज जानना जरूरी है अलग अलग फिजिकल चीज को, कि जब आप मानसून पढ़ेंगे, जब भारत की एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें यूज में आने लगेंगी। तो कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पौंडीचेरी का दो इलाका है। एक तो खुद पुदुचेरी के नाम से जाना जाने वाला पौंडीचेरी, और दूसरा करेकाल। मैंने पौंडीचेरी भारत में एक स्थान पर नहीं है, इसका कुछ स्थान केरल में है, कुछ तमिलनाडु में है, और कुछ आंध्र प्रदेश में है, जहां पर इसको यनम कहते हैं। ये चारों पांचों सेटलमेंट को मिलाकर के पौंडीचेरी नाम रखा गया है, चारों को मिलाकर के पौंडीचेरी। और ये फ्रेंच सेटलमेंट है। फ्रांसीसी जब भारत से जा रहे थे तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि उनका सेटलमेंट को वैसे रहने दिया जाए, तो उसको उसी रूप में रहने दिया गया है। अब कोरोमंडल आंध्रा कोस्ट है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्रा कोस्ट। और उड़ीसा के किनारे जो तट है, इसको उत्कल कोस्ट, उत्कल तट बोला जाता है। उत्कल उड़ीसा के किनारे, और बंगाल के किनारे इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। उड़ीसा और बंगाल दोनों में ये बॉर्डर आता है, उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार। तो ये तटीय इलाका है। उसके बाद फिर बांग्लादेश वाला एरिया आ जाएगा इधर में, ये जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती है। और आपको आज का हम क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एक, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है इन किलोमीटर? व्हाट इज द एरिया ऑफ टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया? ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला क्लास में बताए भी थे कि भारत का टेरिटोरियल वाटर, समुद्री जल सीमा, भारत का समुद्री जल सीमा कितना है? आपको बताना है कि इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कितना है। 22 किलोमीटर का, ठीक है। भारत का टेरिटोरियल वाटर ऐसे 12 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल। कभी कभी नॉटिकल माइल में अगर पूछेगा तो 12 समुद्री मील, और इसको किलोमीटर में कर देंगे तो ये 22 किलोमीटर का है। टेरिटोरियल वाटर वह पानी है जिसमें कोई दूसरा देश के लोग आना जाना भी नहीं कर सकते हैं विदाउट टेकिंग परमिशन, और किसी देश का 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। 200 नॉटिकल माइल यानी कि 320 किलोमीटर, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहां पर वह देश अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर सकता है। उस देश के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो जगह दिया जाता है उसको EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये 200 किलोमीटर का है, ये 200 किलोमीटर का है। 200 नॉटिकल माइल है, 320 किलोमीटर है। किलोमीटर में जब बोलेंगे 320 किलोमीटर बोलेंगे।
एक्सक्लूसिव जोन वह पानी है जिसमें कोई भी देश इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ये भारत का कोस्टल एरिया था, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 22 किलोमीटर का बॉर्डर, ये भारत का 22 किलोमीटर का बॉर्डर, ये इसका टेरिटोरियल वाटर है। और ये जो आप सुनते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के इतने फिशरमैन को पकड़ लिया, श्रीलंका ने पकड़ लिया, तो पानी में आइडिया नहीं होने के चलते ही पकड़े जाते हैं। और ये जो राम सेतु जो सुन रहे हैं ना, राम सेतु ब्रिज बन रहा है जिसको आडम्स ब्रिज बोलते हैं, ये राम सेतु यहां पर बन रहा है, इस रामेश्वरम वाले इलाके को श्रीलंका से कनेक्ट किया जा रहा है, इसको ये राम सेतु है। तो जब श्रीलंका अगर आप जाने का आपको मौका मिलेगा, आप IAS में IFS कर लीजिएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इस इलाके में ट्वेल्व नॉटिकल माइल है रीमा, 12 नॉटिकल माइल, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसको। ऐसे इंडिया का 22 किलोमीटर है, मैंने एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। तो अगर 12 नॉटिकल माइल है तो 12 इंटू 1.852 करेंगे, अब देख लीजिए कितना आता है। बारह को आप गुना करें, लगभग 21 कुछ हो रहा है ना, समथिंग कुछ होगा, 22 किलोमीटर आएगा। तो ये जो भारत के किनारे की ये 22 किलोमीटर है, और फिर इधर का एरिया यहां से 200 मतलब 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल फिर यहीं से काउंट करेंगे तो 320 किलोमीटर इधर और 320 किलोमीटर इधर, इस साइड। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये हमारा EEZ है, इसमें हम एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है इसको, ये डिफरेंस है। तो और इसके बाद का भी पानी होता है समुद्र में, उसको हाई सी बोलते हैं, जो किसी भी देश के इकोनॉमिक जोन से भी आगे का पानी। द वाटर विच रिमेन्स आफ्टर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ऑल द कंट्री, वो पानी हाई सी है। और हाई सी का जो पानी है, एनी कंट्री कैन गो देयर, कोई भी देश जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं लगा हुआ है। हाई सी का पानी को कोई भी जाकर के देख सकते हैं, कोई मतलब वहां जाकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब देखिए जापान कहां है, और जापान वहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कहां चला जा रहा है, अंटार्कटिका चला जा रहा है। 320 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे बॉर्डर से होगा, जहां पर कोस्टल लाइन है, वहां से कोस्टल लाइन से। क्लियर होगा अभी आपका भारत का समुद्री वाला जो एरिया है। और अभी हम लोग फिशिंग उतना डेवलप नहीं कर पाए, वो अलग बात है। भारत की ज्यादा, हमारे यहाँ पर ज्यादा मछली जो पकड़ी जाती है वो मैकेरल है समुद्र में। और समुद्र में अगर एक कारण इसका ये भी है कि देखिए
फिशिंग नहीं डेवलप हुआ इंडिया में, उसका 2-3 कारण है, आप जान ही लीजिए, साथ में पढ़ रहे हैं तो वो मेंस का हो जाएगा ये वाला। पहला कारण है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सब्स्टिट्यूट है, जो हमने पिछली क्लास में भी एक बार बताया था कि जापान में अगर फिशिंग डेवलप हुआ है तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं है, माइनिंग नहीं है, जो इंडिया में है, इसलिए एग्रीकल्चर सब्स्टिट्यूट है तो फिशिंग पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरा कि हमारा जो इंडियन ओशन है वो दूसरे के तुलना में ज्यादा गर्म है, तो कहीं का पानी जितना गर्म होगा, 2 चीज याद रखिएगा, अगर कहीं का पानी गर्म होता है तो मछली वहां पर नहीं रहना चाहेगी, मछली को हमेशा ठंडा पानी चाहिए। अगर गर्म पानी होगा तो मछली, देखिएगा विंटर सीजन में मछली ज्यादा डेथ नहीं करती है। आपको लगेगा कि इतना ठंडा पानी में मछली कैसे होगा, तो कुछ लोग गर्म पानी डाल देते हैं, जो लोग घर में मछली पालन करते हैं। तो वो कोल्ड वाटर में, आप जहां जहां पर फिशिंग ग्राउंड है, आप देखिए वहां पर कोल्ड वाटर जहां पर आ रही है, तो उस एरिया में मछली है। दूसरा कि हमारा जो पानी है ये थोड़ा नमकीन है, तो जहां का पानी नमकीन होगा वहां मछली का स्वाद खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए इस मछली का डिमांड वर्ल्ड मार्केट में नहीं है। यहां पर जो फिशिंग ग्राउंड है, लेकिन ये वर्ल्ड मार्केट में इसका डिमांड नहीं। और तीसरा कि हमारा जो ये लैंड है, ये जो मतलब कोस्ट है, यहां पर एक सबमर्जेंस हुआ है जिसमें यहाँ की चट्टानें टूटी हैं। तो क्या हुआ है कि ये जो हमारा जो समुद्र का किनारा है वो ऐसे वर्टिकल हो गया है, तो जब वर्टिकल किनारा हो जाएगा तो वहां पर फिशिंग स्टेशन बनाना दिक्कत होगा। चौथा कारण है कि क्लाइमेट का नुकसान है हमको। हमारे यहाँ पर क्या, अगर आप मछली पकड़ के लाते हैं तो उसको जल्दी से कंज्यूम करना है क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो जो भी कंपनी और लोग फिशिंग करने के लिए समुद्र में आ रहे हैं, तो वो सोचिए कि यहां से अगर 300 किलोमीटर आगे चले गए तो एक बार में इस पूरे इलाके में लोग जहाज में मछली को करके 1 महीने तक फिशिंग करके वापस लौटते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारा जलवायु का सपोर्ट नहीं है, तो मछली खराब होने का चांस है, तो उनको बीच में ही वापस आना पड़ता है, तो कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है, फिर डबल जाना है। लेकिन जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में क्लाइमेट ठंडा है वहां का, तो उनको फिशिंग करने में उनको सुविधा होती है। वो एक बार जाते हैं सीधा 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीने के बाद वापस आते हैं। तो इसलिए फिशिंग और उनकी पैकेजिंग इंडस्ट्री भी जहाज में बैठी हुई है, फिशिंग किए, पैकेजिंग इंडस्ट्री में मछली तैयार हुआ और वहीं से साथ ही साथ वो मार्केटिंग भी हो जा रहा है। तो इसका फायदा इंडिया में नहीं होने के चलते हमें नहीं हो पा रहा। तो क्लियर है, समुद्री वाला एरिया भारत का, कोई क्वेश्चन समुद्र से संबंधित है, कोई डाउट, तो अभी तट हम पढ़ा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो बताइए। बे ऑफ मन्नार कहाँ है? बे ऑफ मन्नार नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार है, यहां है, इस जगह पे। श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका साइड से गल्फ ऑफ मन्नार है, भारत के साइड से पाक स्ट्रेट है। और कोई जो पूछना चाहते हो समुद्र से संबंधित चीज तो आप पूछिए। समुद्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। दो कंट्री का वाटर डिस्टिंक्शन कैसे होगा? बहुत सही है,
और ये इसमें जब दो देश होता है, जैसे देखिए यहां पर बांग्लादेश है ये वाला इलाके में, इधर म्यांमार है और इसका इस साइड ये है, तो ये तीनों देश का टेरिटोरियल वाटर जो होगा, एक तो इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद फिर आपका रीजनल लॉ होता है। अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश का और भारत का टेरिटोरियल वाटर इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर रीजनल क्लासिफिकेशन आ जाता है और ये पानी घट करके हो सकता है कि 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर का आपको एरिया मिल जाए, ये आपकी टेरिटोरियल वाटर यहाँ पर हो जाएगी, इसका हो जाएगा। लेकिन 320 ये सबका कॉमन हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी है, यही कारण है कि चाइना इतना आगे निकलता जा रहा है। अगर आपके किनारे वाले देश कमजोर हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 320 किलोमीटर में प्रॉब्लम होगा इन देशों को। अगर भारत इकोनॉमिक एक्टिविटी में आगे निकल गया तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। सिर्फ डिस्प्यूट कहां पर होगा? टेरिटोरियल वाटर में होगा। टेरिटोरियल वाटर में क्यों होगा? क्योंकि अगर आप किसी देश के नजदीक से आना जाना कर रहे हैं तो जब कभी युद्ध होगा तो उसमें आक्रमण करने में सुविधा हो जाएगी ना, आप इधर से घेर सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत में मुगल इतने मजबूत थे कि कोई भी दूसरा देश इधर से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया। अगर ब्रिटेन वाले आए, फ्रांस वाले आए तो समुद्र के रास्ते आए, क्योंकि यहां कमजोर था तो इधर से आक्रमण करना। आप जो चाइना सी की लड़ाई देख रहे कि अमेरिका भी नेवल स्टेशन बैठा रहा, चूंकि वो जापान का कुछ इलाके में अमेरिका का कैप्चर है, तो फिर वहां से 320 किलोमीटर देखेंगे, वहां से टेरिटोरियल वाटर देखेंगे। अब इंडिया का जैसे देख लिया, अंडमान निकोबार यहां है, तो अंडमान निकोबार से फिर 22 किलोमीटर चारों साइड में होगा। आइलैंड कंट्री को ही फायदा होता है कि उसका समुद्र में चारों साइड 320 किलोमीटर बड़ा हो जाएगा। यहां पर हमारा लक्षद्वीप है, तो आप जापान का देख लीजिए फायदा, अमेरिका का, उनको ज्यादा लाभ हो जाता है। तो वाटर डिस्प्यूट को हटाने के लिए फिर रीजनल लॉ होता है। अगर श्रीलंका का और इंडिया का पानी एक जगह पर आ रहा है तो दोनों के बीच में एक आपसी समझौता होगा कि यहां पर हमारा नॉर्म्स होगा, इस नॉर्म्स को दोनों लोग पूरा करेंगे। क्योंकि दोनों का टेरिटोरियल वाटर डज नॉट मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रादेशिक जल में कानून आपका रहता है, जैसे कोई क्राइम हो गया ऐसे भी समझिए इसको। समुद्र में ले जाकर के आप किसी को ले जाकर के यहां जहाज में बैठा करके इधर ला करके गोली मार देते हैं, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें तो कोई केस नहीं होगा ना, कानून तो ये चाहिए, तो इसका लीगलिटी किसका होगा? तो टेरिटोरियल वाटर जिस देश का काउंट किया गया है उस एरिया में होने वाली अपराध के लिए वह देश को उसका उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा कि वो उस देश का सीमा है। तो विद इन द बाउंड्री ऑफ दोज कंट्री अगर लॉ का वायलेशन होता है, क्योंकि कानून उसकी चलेगी, उस देश का चलेगा, इसलिए टेरिटोरियल वाटर कन्वर्ज नहीं करता है। वो कहीं पर छोटे छोटे देश होंगे, समुद्र में भूकंप कैसे आता है? मतलब देखिए, भूकंप तो जैसे जमीन में आता है, जो आप जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हमने बताया भी था, फिर से बताएंगे किसी दिन, कि दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे से स्लाइटली पास टू ईच अदर होते हैं तो घर्षण बल के चलते तरंग उत्पन्न होता है। और ये तरंग जमीन में भी होता है लेकिन आपको हर समय फील नहीं होता, लेकिन समुद्र में पानी है तो तरंग जो होगा, वेव जो होगा, वो इजीली फील होगा आपको। इसको सुनामी कहते हैं। इसलिए जो ओशनिक वेव्स होते हैं, एक तो टाइडल वेव्स हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, और एक जो घर्षण बल जो पृथ्वी के प्लेट के बीच है और इसके चलते जो वेव जनरेट होता है उसको सुनामी बोलते हैं। जो अक्सर आप सुनते होंगे इंडोनेशिया में, जापान में, मलेशिया में जो छोटे छोटे देश हैं
उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे देश का मतलब है कि जो समुद्र के अंदर फंसे हुए देश है। तो ये टेरिटोरियल वाटर और ईजेट और हाई सी, ये सारी चीजें क्लियर है अभी। ठीक है, समुद्र से संबंधित और कोई जानकारी, सारा कुछ क्लियर है अगर तो बताएंगे समुद्र से संबंधित। केप जो वर्ड होता है, केप कैमोरिन, केप होता है प्रोजेक्टेड लैंड इन द ओशन। हार्ड रॉक, जैसे कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है, मतलब जो समुद्र में प्रोजेक्टेड लैंड होगा उसको कैप बोला जाता है। मिड ओशनिक रीज, ये तो अटलांटिक ओशन में है, समुद्र के अंदर। प्लेट टेक्टोनिक पर आप चले जा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक तो अलग से हमने पढ़ाया था, लेकिन प्लेट जब टूटती है तो वो अटलांटिक ओशन के अंदर बताएंगे किसी दिन वर्ल्ड मैप पर। तो मैग्मा ऊपर आ रहा है, और जब मैग्मा ऊपर आ रहा है तो आकर क्यों ठंडा होता जा रहा है, ये अटलांटिक ओशन में ही समझा देंगे। इसको मिड ओशनिक रीज बोलते हैं, मिड ओशनिक रीज। ठीक है, क्लास में अंडरग्राउंड वाटर के बारे में कोई बोल रहे हो उसको ले लेंगे क्लास। तो दूसरे मैप पर चलते हैं, ये अगर क्लियर है आप लोगों का तो। ये है थार डेजर्ट। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो बता दिए थे। So when we talk about desert, does not mean sands. जब आप मरुस्थल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में बालू आता है, फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है। डेजर्ट का मतलब होता है कि इफ एनी एरिया रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर अप टू 30 to 35 ईयर्स इज नोन एज डेजर्ट। कोई भी क्षेत्र में जब 30-35 साल तक 25 सेंटीमीटर से कम पानी बरसता हो तो वो डेजर्ट है। भारत में एक सेमी डेजर्ट होता है, जो ये वाला इलाका है इंडिया का। सो द लैंड बिटवीन अपोजिट साइड ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन इज नोन एज सेमी एरिड डेजर्ट इन इंडिया। और एक डेजर्ट जो वेस्टर्न साइड में है, तो एक तो क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई द डेजर्ट्स आर लोकेटेड on the western side of the continent. So whether you just think about African desert, Sahara, Kalahari, नॉर्थ अमेरिका में अटाकामा साउथ अमेरिका में, पेरुवियन साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मोजेब, कैलिफोर्नियन डेजर्ट, और एशिया में आप देख लेंगे तो जितने भी डेजर्ट है आप देखिए थार भी वेस्टर्न साइड में। इसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा होता है कि वाई ऑल द डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखिए थार डेजर्ट भी 20 से 30 के बीच है। तो एक कारण, इसके 3-4 महत्वपूर्ण कारण में से एक कारण है कि जितने भी डेजर्ट कोल्ड करंट बहती है, अफ्रीका के किनारे कैनरी, साउथ अमेरिका के किनारे पेरुवियन, नॉर्थ अमेरिका के किनारे कैलिफोर्नियन,
ऑस्ट्रेलिया के किनारे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, अरब के किनारे सोमालियन, सभी डेजर्ट के किनारे एक कोल्ड करंट बह रही है। ये समुद्री मरुस्थल है, समुद्र के किनारे है फिर भी मरुस्थल है। तो पहला कारण ये है। दूसरा है कि 20 से 30 डिग्री के बीच में हवा ऊपर से नीचे उतरती है। इन बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड विंड सबसाइड्स। तो यहां पर कोई हवा को ये लोग ऊपर जाने ही नहीं देता है कि ऊपर जाकर के ठंडा हो और फिर वहां पर कंडेंसेशन होकर के पानी बरसे। तो दूसरा कारण ये हो जाता है डेजर्ट बनने का। और तीसरा कारण होता है कि यहां पर जो विंड का डायरेक्शन है ये उल्टा है। आप विंड के जो डायरेक्शन है ये बेसिकली आप जब देखेंगे तो विंड का डायरेक्शन 30 डिग्री के पास से लेकर के 0 डिग्री में ये डायरेक्शन देखिए विंड का ऐसे किसी भी कॉन्टिनेंट पर हवा का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है। किसी कॉन्टिनेंट पर इस हवा को देखेंगे तो समुद्र की ओर से हवा आ रही है तो वह ईस्टर्न साइड में बारिश करवा देगी, क्योंकि उधर से हवा आ रही है, समुद्र से मॉइस्चर लेकर के आ रही है और जब आगे की ओर बढ़ रही है तो इसकी मॉइस्चर कैपेसिटी खत्म हो जा रही है। अब किसी भी कॉन्टिनेंट पर देखेंगे, चाहे आप साउथ इंडिया पे, जैसे आप साउथ अमेरिका पे देख ले, अफ्रीका पे देख ले, तो डेजर्ट वेस्टर्न साइड में बन गया हवा के डायरेक्शन के चलते। आप ऑस्ट्रेलिया में इमेजिन कर ले, अफ्रीका में इमेजिन कर ले कि विंड की डायरेक्शन ये है तो इस साइड में बारिश होगा क्योंकि समुद्र से इधर से आ रहा है, लेकिन इधर नहीं होगा। तो ये तीसरा कारण है कि डेजर्ट इसी इलाके में क्यों बना। और चौथा होता है ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन। अब भारत में देखेंगे तो पहला तो ये भी फिट हो रहा है, दूसरा कि सोमाली करंट इस एरिया में, यहां पर इस जोन में, फिर आपके दिमाग में आएगा तो गुजरात में डेजर्ट काहे नहीं बना, राजस्थान में क्यों बन गया। तो इंडिया में ज्यादा सुटेबल कारण आएगा ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन। अरावली माउंटेन का ओरिएंटेशन, अगर अरावली पर्वत ईस्ट से वेस्ट होता, अगर अरावली पर्वत ईस्ट से वेस्ट होता तो राजस्थान के इस साइड में बारिश होती और इस साइड मरुस्थल बन जाता। लेकिन चूंकि ये नॉर्थ से साउथ है इसलिए विंड यहां से क्रॉस करती है मानसून की आगे, तो पूरे राजस्थान को डेजर्ट के एरिया में ले लिया है। यही चीज यहां पर भी हो रहा है। आने वाले हजारों साल के बाद ये इलाका मरुस्थल बन जाएगा भारत में, ये वाला इलाका बीच वाला, क्योंकि ये माउंटेन के लीवर्ड साइड में है। तो इधर वाली भी मानसून की हवाओं को ईस्टर्न घाट रोक रही है तो बारिश इधर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को, और साउथ वेस्ट मानसून को वेस्टर्न घाट पर्वत रोक दे रही है तो बारिश इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। तो ये इलाका डेजर्ट जोन में फंस जा रहा है, ये इलाका सेमी एरिड जोन में फंस जा रहा है। तो फिर सेमी एरिड जोन में होने के कारण यहां पर बारिश होने में दिक्कत होगा। और समुद्र से काफी दूर का कोई इलाका है, जैसे इधर पंजाब हरियाणा,
तो ये भी सेमी एरिड जोन होता है, अर्ध शुष्क प्रदेश होता है, क्योंकि यहां तक कभी भी साइक्लोन की वर्षा, रेनफॉल मानसून वाला, ये वहां तक नहीं पहुंचेगा, जाते जाते मॉइस्चर समाप्त हो जाएगा। तो सेकेंड टाइप का जो डेजर्ट है उसको कॉन्टिनेंटल डेजर्ट बोलते हैं। जैसे चाइना के उत्तर में गोबी का मरुस्थल, उसका लोकेशन ऐसा है, समुद्र से इतना दूर है चारों साइड से, तो वहां पर एक डेजर्ट का निर्माण हो जाएगा। तो डेजर्ट लैटिट्यूड के अनुसार से देखेंगे तो लोअर लैटिट्यूड है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें 20 डिग्री के पास डेजर्ट बन रहा है, और एक मिडिल लैटिट्यूड होता है जिसको टेम्परेट डेजर्ट बोलते हैं, जो 30 से 45 डिग्री के पास होता है, और एक पोलर एरिया में है जो कोल्ड डेजर्ट है, जहां पर रेनफॉल बहुत कम हो रहा है वहां। तो ये अलग अलग डेजर्ट है, और भारत में ये डेजर्ट का एक्सटेंशन खास करके इस एरिया में, जो अरावली का लोकेशन के चलते और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डिफरेंस के चलते बारिश नहीं हो रही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बाय द एयर एंड इट्स प्रेजेंट मॉइस्चर का रेशियो है। कोई भी हवा के पास पानी पकड़ने की शक्ति कितनी है और उसके पास प्रेजेंट शक्ति कितना है, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो राजस्थान में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हवा की मॉइस्चर पकड़ने की शक्ति 100 गुना बढ़ जाता है, उतना पानी नहीं है, और जब तक 100% रेशियो नहीं होगा बारिश नहीं होगी, इसलिए यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आज इतना ही बताते हैं, क्योंकि फिर दूसरा क्लास संभवतः आप लोगों का होता है 9 बजे से, इधर टाइम हो गया है। तो फिर कल आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल ऐसे जनरली क्लास नहीं होता है सैटरडे आज के क्लास में, और कल की टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। आज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया पर भी बात करेंगे, और जो भारत का जलीय विस्तार है, मतलब समुद्र में भारत की जो लोकेशन है उसमें कहाँ तक है, और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भारत में श्रीलंका के साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस जगह पर, इस स्थान पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे, पाक स्ट्रेट लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे पाक स्ट्रेट, फिर पंबन आइलैंड। श्रीलंका के साथ अगर लिखेंगे तो पहले पाक स्ट्रेट, फिर पंबन आइलैंड, ये इस साइड से, यहां से जब नीचे जाएंगे तो पहले पाक स्टेट, फिर पंबन आइलैंड, जहां पर ब्रैकेट में आप रामेश्वरम लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे रामेश्वरम, और फिर इसके बाद लिखना है आदम्स ब्रिज, और फिर लिखना है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ये जब इंडिया की साइड से श्रीलंका में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले पाक स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट क्या है? ये नैरो वाटर स्ट्रीम होता है जो लार्ज टू लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। सो पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी, बंगाल की खाड़ी को अरब के सागर से वहां से कनेक्ट कर रहा है पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट जो है जल संधि हिंदी में बोलते हैं, और पंबन आइलैंड, मतलब अगर इंडिया के साइड से देखते हैं तो पंबन आइलैंड जो है वो
रामेश्वरम, और उसके बाद आदम्स ब्रिज, और फिर गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका के साइड से देखेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर समुद्र के किनारे अगर कोई भी आकृति भी शेप की होती है तो उसको गल्फ बोला जाता है। कोई भी आकृति अगर यू शेप की बनती है तो उसको बे बोलते हैं, और अगर कोई आकृति सेमी सर्कल बन जाती है अर्धचंद्राकार तो उसको बाइट बोला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के किनारे है बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ज्योग्राफी में गल्फ भी शेप को बोला जाता है, बे यू शेप को बोला जाता है, और बाइट जो होता है वो बोलते हैं जो अर्धचंद्राकार होता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका के पास है। इसके साथ आपको ये भी जानना होगा कि भारत की सिग्निफिकेंस के भी पॉइंट साथ में बता देंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत का जो समुद्र में है वो समुद्र में जो पोर्शन है भारत का वो है जिसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। सबसे पहले इसको, इस साइड नहीं दिख रहा, राइट साइड में इसको बोलते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट कर दे, अगर राइट साइड में पूरा नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं, ऐसे अभी दिख रहा होगा। तो इसको बोला जाता है सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर। ये 12 नॉटिकल माइल होता है। जो इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो ये 22 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पर ये 19 किलोमीटर होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये 22 किलोमीटर होता है, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। ये मतलब क्या हुआ कि भारत के बॉर्डर से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक जो जगह होगा, ये लोकेशन को टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे। यहां पर इस पानी में पूर्ण रूप से भारत का ही अधिकार है। इसमें कोई भी देश के लोग बिना परमिशन का आना जाना भी नहीं कर सकते हैं। ये वाले पोर्शन ये टेरिटोरियल वाटर होता है। हर देश का 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर होता है, जिसमें ये अधिकार होता है उस देश को कि आना जाना उसी देश के लोग करेंगे, और विदाउट टेकिंग परमिशन नो कंट्री हैज राइट टू मूव इन दिस जोन। तो इसको टेरिटोरियल वाटर, ये हिंदी में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। इसके बाद एक होता है कॉन्टिग्यूअस जोन, जिसको संलग्न क्षेत्रफल कहते हैं समुद्र में। और ये जो संलग्न क्षेत्रफल है ये 12 नॉटिकल माइल से लेकर के ये 24 नॉटिकल माइल तक होता है। ये वाला ये 12 नॉटिकल माइल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक, 12 से शुरू होता है और 24 नॉटिकल माइल तक होगा। यहां से भी ये 24 नॉटिकल माइल होगा। ऐसे ये 12 से लेकर फिर आगे बढ़ जाएंगे 24 नॉटिकल माइल्स तक एक्स्ट्रा। इसको संलग्न बोलते हैं। तो ये जो अप्रवासी कानून या सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता या राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून यहाँ पर लागू होगा। पर्यावरण को ठीक रखने के लिए
या जो दूसरे देश के भी लोग आ रहे हैं वहीं से परमिशन लेंगे। मतलब ये 12 के बाद जो अगला 12 होगा, मतलब ये 22 हुआ ना, और ये 22 के बाद जो नेक्स्ट 12 है, पहला 12 और नेक्स्ट 12, पहला 12 नॉटिकल माइल, समुद्र में नॉटिकल माइल होता है, तो ये पहला 12 किलोमीटर तक जो है वो उस क्षेत्र का प्रादेशिक जल सीमा है, उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। और उसके बाद वाला जो 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल का एक्सटेंशन है उसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्रफल। यहाँ पर उसी देश का कानून लागू रहता है इस जगह तक में। ये दो चीज जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो समुद्र में मेरे भारत की जो लोकेशन है उसके चलते फायदा है कि 3 साइड से वाटर है, तो यहां से लेकर के और अप टू 200 नॉटिकल माइल, जिसको अगर हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 220 किलोमीटर होगा। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कोई भी देश इकोनॉमिकली उस पानी का प्रयोग कर सकता है। इकोनॉमिकली वहां से मिनरल निकाल सकता है, फिशिंग कर सकता है, नमक केंद्र बना सकता है, अपने माने आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी चीज का दोहन कर सकता है। ये 320 किलोमीटर तक में इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो भारत का EEZ काफी बड़ा है। इसका कारण ये है कि हमारा तीनों साइड में बॉर्डर मिल जा रहा है, बंगाल की खाड़ी के साइड भी मिल जा रहा है, अरबियन साइड के भी मिल जा रहा है, और नीचे में हिंद महासागर के साइड में भी मिल जा रहा है। तो हमारा EEZ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अंडमान निकोबार से काउंट कर लें तो यहां से EEZ के लिए हमको और एक्सटेंशन मिलेगा। तो इसलिए भारत का जो क्षेत्र होता है वो ज्यादा बड़ा और विस्तृत हो जाता है। इसका कारण यही है विस्तृत होने का। कि जो भारत का क्षेत्र है वो अगर भारत और इंडोनेशिया को देखा जाए तो ग्रेट निकोबार को देख लीजिए, और वहां से सुमात्रा द्वीप के बीच में जलीय सीमा है हम लोगों का। मतलब आप थोड़ा सा डाउन कर देते हैं इसको तो आप अगर देख पाएंगे नीचे वाला पोर्शन, ये वाला इलाका, अगर आप भारत के लिहाज से देखें तो ये अंडमान निकोबार वाले पार्ट से हमारा जो ग्रेट निकोबार है वो काफी नजदीक हो जाता है किसका, इंडोनेशिया का। तो वहां तक हमारा एरिया जो है विस्तार हो जा रहा है। तो ये भी एक फायदा हमको होता है। ठीक ग्रेट निकोबार वाला जो पोर्शन है वहां तक चला जाता है। अगर आप म्यांमार के बारे में सोचेंगे तो म्यांमार का एक कोको आइलैंड है जो अंडमान के काफी स्थित है, कोको चैनल। तो वहां पर भी जलीय सीमा है। यहाँ पर म्यांमार के अंदर, यहाँ पर इस लोकेशन पर, यहाँ पर कोको आइलैंड है, इसमें म्यांमार का लोकेशन है। तो वो दोनों भी आ जाता है। तो इंडिया का मालदीव के साथ भी 8 डिग्री चैनल है। मालदीव लक्षद्वीप में इस एरिया पर, यहाँ पर मालदीव है ये जगह पर, तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल जो है वो उसको अलग करता है। तो कुछ वाटर चैनल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, जो एग्जाम में आते रहते हैं। वो वाटर चैनल इंडिया के जो आसपास है। तो एक तो सबसे पहले आप 9 डिग्री चैनल लिखिए, जो इस साइड में होंगे हम इधर लिख देंगे 9 डिग्री चैनल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री क्यों है। ये लैटिट्यूड के आधार पर है
कि इतने डिग्री पर ये वाटर चैनल है। फिर चैनल क्या होता है? स्ट्रेट एक पतली पट्टी होगी, पानी की पतली पट्टी जो होती है वो होती है स्ट्रेट। चैनल में विड्थ ऑफ द स्ट्रीम इज मोर वाइड। अगर स्ट्रेट को आप समझें तो उसकी जो वाटर चैनल होती है वो लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का होता है वाटर चैनल। मतलब देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ स्ट्रीम इन टू ओशन, इनफैक्ट ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वो दो समुद्र को, दो सागर को वो स्ट्रेट जोड़ भी रहा है। और चैनल जो है ये इसकी विड्थ तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के बीच होती है, उतनी चौड़ी पानी की पट्टी होती है। और आपको पता चलेगा उसके मूवमेंट से, क्योंकि जो समुद्र में वाटर मूवमेंट होता है डेंसिटी डिफरेंस से होता है, सॉल्टीनेस के डिफरेंस से होता है और टेम्परेचर डिफरेंस से होता है। तो समुद्र के अंदर भी एक रिवर है जिसको ओशन करेंट बोलते हैं। तो समुद्री जलधाराएं होती हैं जो एक पर्टिकुलर रूट पर बहते रहती हैं। तो समुद्री जलधारा के अलावा बीच बीच में दो अलग अलग सी के डेंसिटी, सॉल्टीनेस और टेम्परेचर डिफरेंस से वहां पर कुछ स्ट्रेट फॉर्म हो जाते हैं जो दो जलाशय को जोड़ रहे हैं और वाटर चैनल थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले 9 डिग्री वाटर चैनल आपको बता रहे हैं। ये इस साइड में, यानी कि ये अरेबियन सी के साइड में है और ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। सो 9 डिग्री चैनल इज इन बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ये दोनों भारत में लक्षद्वीप का ही भाग है। अमीन देवी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय ये दोनों भाग है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है, ये पहला आप लिखेंगे। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। आप यहाँ लक्षद्वीप नीचे अगर आप साथ में मैप रखे होंगे तो उसमें देख पाइएगा कि लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से, इस दोनों के बीच में आप बना दीजिए। यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद आप ग्रेट चैनल लिखिए। ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा जो है यहाँ इस साइड में, जो अंडमान निकोबार का लास्ट हमारा, यहां लिख देते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इन बिटवीन लिखेंगे ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा पार्ट है, आप जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया में ही, सबसे ज्यादा द्वीप जो है वर्ल्ड का वो इंडोनेशिया में है। तो जो सुमात्रा आइलैंड है, जहां पर सुमात्रा आइलैंड है, वो सुमात्रा और भारत का ग्रेट निकोबार जो है, हमारा सबसे दक्षिणी आइलैंड जो है वो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार आप जैसा जानते हैं कि ग्रेट निकोबार पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, वहां से लेकर के सुमात्रा के बीच में एक वाटर चैनल है और वो जो वाटर चैनल है उसका नाम है, उस वाटर चैनल का अगर नाम देखेंगे तो वह है ग्रेट चैनल। ये याद रखिएगा कि वो ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल। इसके बाद आप लिख लें पाक स्ट्रेट, तो पहले लिख ही चुके हैं। आप महिम क्रिक लिखें, ये मुंबई के पास महिम क्रिक,
जो है आपको इस पर दिख पाएगा। ये जहां पर मुंबई का लोकेशन है, ये मुंबई के पास एक पतली सी क्रीक जो होता है, ये टूटी फूटी इस प्रकार की रेखा होती है, ऐसा जैसे गुजरात में इसको अनडुलेटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं, ऐसी टूटी फूटी रेखा होगी। तो बॉम्बे के पास में महिम क्रिक, उसका नाम है महिम इंडिया के आसपास जो भी वाटर बॉडीज है, तो वहां से अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ये प्रीलिम्स के पर्पज से, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, और बाकी चीज़ों के लिए तो आपको बताते ही रहते हैं। तो महिम क्रिक, और अगर बोला जाएगा सर क्रिक, तो इस जगह पर, यहाँ पर गुजरात और पाकिस्तान के बीच में पानी में, इस जगह पर सर क्रिक, ये फिशिंग पॉइंट होते हैं। जहां जहां पे क्रिक वर्ड आ रहा है, ये फिशिंग पॉइंट होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद म्यांमार के साथ में, जो आपको अभी तुरंत बता रहे थे कि ये म्यांमार का एक कोको आइलैंड है यहाँ, तो इस दोनों के बीच में ये जो कोको आइलैंड का पोर्शन है, और जो हमारा अंडमान निकोबार है, जो हमारा नॉर्थ अंडमान है, इसके बीच में एक वाटर चैनल है जिसका नाम कोको स्ट्रेट है। इसका नाम है कोको स्ट्रेट। इन बिटवीन अंडमान निकोबार का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जिसको नॉर्थ अंडमान आप बोल सकते हैं, और उत्तर में, और हमारा जो म्यांमार और उसके बीच में है। इसी प्रकार से अंडमान में भी कई पॉइंट है, जैसे अंडमान निकोबार में जितने आइलैंड है उसमें एक तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अंडमान का है, और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो निकोबार का है। तो इस दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लास्ट ईयर भी यूपीएससी में आया था क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल इज इन बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। 8 डिग्री अगर बोला जाएगा तो उधर लक्षद्वीप मिनिकॉय उधर में है। 9 डिग्री बोला जाएगा तो उधर इस साइड में है, और 10 डिग्री इधर है, अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में। इसी प्रकार से डंकन पास, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। अंडमान निकोबार में भी ग्रुप ऑफ आइलैंड में, जैसे कि नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान होता है, उसके बाद साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में डंकन पास है। डंकन पास, डंकन चैनल भी आप बोल सकते हैं उसको। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ये जरूरी है आपको जानना ये सारी चीजें, चूंकि भारत के जब वाटर चैनल की बात हो रही है तो ये सारे पॉइंट से आने जाने का रास्ता भी हो जाता है। अब भारत की स्थिति से हमें क्या लाभ है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उससे क्या लाभ है, ये देखेंगे। जैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले आप भारत की लोकेशन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे हिमालय का महत्व, जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। लगभग 2500 किलोमीटर लेंथ है हिमालय की। इसका महत्व क्या है, और जो इधर वेस्ट साइड में इंडस रिवर और ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है,
तो पहला तो ये स्टोर हाउस है आइस के लिए, जिससे उत्तर भारत की नदियों में पानी मिल रहा है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जलवायु को ट्रॉपिकल बनाने में मदद मिलता है, क्योंकि मानसून विंड को वो पेनिट्रेट करने से, चाइना के साइड में पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट कर रही है, हिमालय कर रहा है। और दूसरा कि जब कोल्ड विंड, आप अभी शीतकाल में देखते होंगे कि इतना मतलब अगर 10-12 डिग्री भी टेम्परेचर है तो स्थिति क्या होती है। लेकिन अगर -40 हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी का हाल क्या होता। तो हिमालय के, अगर एक साल कभी कभी क्वेश्चन देता है कि दिल्ली जिस अक्षांश पर स्थित है, उसी अक्षांश पर चीन में कोई शहर विकसित नहीं हो पाया, क्यों? उसका कारण यह है कि दिल्ली की लैटिट्यूड अगर आप देखेंगे अक्षांश, तो वो नियर अबाउट दिल्ली का लोकेशन जो होगा, वो आप एक अंदाजन अगर देखेंगे तो वो 30-35 डिग्री के आसपास होगा, 32-33 डिग्री के आसपास होगा। तो यहाँ और वहीं पर तिब्बत साइड में क्या होता है कि जो ध्रुवीय हवाएं आती हैं, वो वहां की विंटर सीजन में टेम्परेचर को डाउन करके -30-40 कर देती है। जबकि दिल्ली में ये टेम्परेचर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तक ही होता है, तो वहां माइनस में नहीं जा रहा है। अगर -1 जो आप देख रहे हैं, अगर हिमालय नहीं होता है, तो ये वाला जो जोन देख रहे हैं ना, ये पूरा एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। ये पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ होता है, ये पोलर एरिया जैसा हो जाता है, जैसे तिब्बत का एरिया है। तो एक तो हमारा जो लोकेशन है भारत का, उसमें हिमालय का होना, और इससे काफी फायदा हो जाता है। साथ ही साथ जो अगर आप देखेंगे तो एक चीज ये है कि इसमें आक्रमण नहीं हो सकता भारत में। हालांकि इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं। एक तो आप इस साइड में जहां से आज भारत में पेनिट्रेट किए थे, खैबर पास, और दूसरा बोलन पास क्या होता है? पास आर द गैप इन द माउंटेन। पास का जब यूज करते हैं वर्ड का, तो इसका मतलब होता है पर्वतों पर आने जाने के लिए जगह। और ये बेसिकली कैसे हो जाता है कि कोई माउंटेन जब बन रहा है, तो माउंटेन का ये ऊपर वाला पोर्शन है, और ये नीचे जो सिंक्लाइन आ रहा है नीचे, ये अगर ज्यादा नीचे आ गया ऐसे, तो माउंटेन में ये भी ऊंचा है और ये भी ऊंचा है, लेकिन ये पोर्शन जब ज्यादा नीचे आ जाता है, तो ये रूट, इसको हिंदी में दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं। तो प्राचीन काल में भी, मध्यकालीन में भी, और आज भी अगर कहीं पर रोड का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, तो वो निर्माण जो हो रहा है वो पास से हो रहा है, और वो पास इसी माउंटेन को काट करके बनाया जाता है, वो पास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दर्रा बोलते हैं। दर्रा, पास का मतलब दर्रा। तो खैबर पास, जहां से आर्य भारत में आए थे, उसी प्रकार से बोलन पास, खोजक पास, ये सारे पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर हमारे पास है, उधर के माउंटेन पर। आगे जब रीजनल और पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जरूर से आपको बताएंगे। इसके साथ आप हिंद महासागर वाले पॉइंट को लिख लेंगे, जिसमें पैसिफिक के साथ हमारा जो लिंक है, और इवन कि आप ये समझे कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में जो स्वेज कैनल, बहुत ज्यादा फायदा है। क्या ज्यादा फायदा है? तो भारत को इससे ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि ये पेनिट्रेशन जो हो रहा है ना, इस पेनिट्रेशन से भारत के पास व्यापारिक रास्ता मिल रहा है अमेरिका का। अमेरिका तक जाने का भारत को व्यापारिक रास्ता मिल रहा है। तो ये आप इसमें नोट डाउन करिएगा।
तो ये तो भारत के जो इकोनॉमिक पोजीशन है, तो उसके अनुसार से सिग्निफिकेंस जो इंडिया का जब लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ और लिख सकते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन लिख सकते हैं। भारत के लोकेशन के चलते अगर आप देखेंगे तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये इंडियन ओशन के सामने है, और कुछ जो है वो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। तो हमको ये मौका मिलता है कि सारे लोगों के साथ हमारी रिलेशन बेहतर हो। तो ये इंडियन ओशन का जो कनेक्शन है इंडिया और अदर पार्ट्स के साथ में, वाटर वे के साथ, सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। यहाँ की क्लाइमेट आप लिखेंगे। भारत का जो क्लाइमेट है ये एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है। वर्ल्ड के कई पार्ट में एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जलवायु है वो मानसून है। और मानसून जलवायु होने के चलते जो बड़े जनसंख्या हमारे पास है, वो राइस कल्टीवेशन करने में मानसून जलवायु की एक भूमिका होती है कि चावल की खेती ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में हो। आप देखेंगे तो साउथ एशिया में इंडिया और चाइना दोनों में पॉपुलेशन ज्यादा भी है और चावल की खेती भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसका एक बड़ा कारण है कि हमको मॉनसून का फायदा मिला है। हमारी जो पर्टिकुलर इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा पेनिनसुलर शेप है जिसमें 3 साइड से वाटर है और यहीं पर मॉनसून विंड क्रॉस करती है, तो ये फायदा भारत को मिल जाता है। तो क्लाइमेट मैंने एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है जिसमें हमको नुकसान हो, वो हमको नहीं मिल रहा है। और जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस लिखेंगे भारत का, कि पॉलिटिकल अगर देखेंगे तो भारत की जो लोकेशन है, देखिए तो एक साइड में हमको ये पूरा डिजर्ट एरिया मिल रहा है इधर में, जिसमें हम इंटरनेशनली किसी देश के साथ में फाइट कर सकते हैं। और एक जोन में हमको हिमालय मिल रहा है इधर, और इस साइड में हमको महासागर से। तो हमारी प्रोटेक्शन नेचुरल भी है। अगर आप समझिए कि इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो दुश्मन है वो हमारे यहाँ पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अगर ये नहीं होता, आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर भारत का ये समुद्री इलाका नहीं होता, इधर मरुस्थल नहीं होता और इधर हिमालय नहीं होता, आप समझिए अभी जो पेनिट्रेशन हो रहा है उसके लिए हम लोगों को जो रास्ता मिलता है वो ये वाला मिलता है। यहाँ से ये पंजाब और इधर जम्मू कश्मीर का ये इलाका से पेनिट्रेशन होता है, और इधर बांग्लादेश। देखिए इधर में आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां पर चारों साइड से है, इधर समुद्र में थोड़ा सा ही बच रहा है, तो कितना लोग इंडिया में आ रहे। और अगर हमें ये फायदा नहीं मिला होता तब तो भारत के मूल लोग भारत में रहते ही नहीं, सारे बाहरी लोग ही भारत में आ जाते, दूसरे देश के लोग ही आ जाते, और फिर वो अपनी नागरिकता की डिमांड करते, जैसा अभी हो रहा है। जो बांग्लादेश के रिफ्यूजी भारत में है उनको की नागरिकता और राशन कार्ड सारी चीजें बनाने की जो बात चल रही है। तो ये भी पॉइंट आप लिखेंगे ओशनिक ट्रेड कॉमर्स के अलावा, कि जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है भारत का, जिसमें इसकी इंपोर्टेंस है कि यहाँ पर जल्दी आक्रमण कोई देश नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन ओशन का रिसोर्सेज है वो लिखेंगे कि इंडियन ओशन में अगर भारत चाहे तो इसकी रिसोर्सेज का लाभ वो ले सकता है। जो हमने आपको पहले बताया कि टेरिटोरियल वाटर का लाभ ले सकता है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लाभ ले सकता है, और एक तीसरा लाभ भी ले सकता है जिसमें जो जापान करता है, जिसको समुद्र में हाई सी के नाम से जानते हैं। हमको ये फायदा होगा क्योंकि भारत में हम लोग समुद्री रूप से अगर देखें तो वहां पर जो मिनरल है, समुद्र में जो पेट्रोलियम का भंडार है, जो फिशिंग ग्राउंड है, हम लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए। एक वर्ष यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जापान का फिशिंग डेवलप होना और जापान का टेक्नोलॉजी डेवलप होने में मुख्य भूमिका क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है
कि आपके पास जब ऑप्शंस नहीं होते हैं, जापान के पास चूंकि ऑप्शंस ही नहीं है, इसलिए वहां का फिशिंग डेवलप है। इंडिया के पास एग्रीकल्चर ऑप्शन है। अब आप ऐसा भी कभी कभी देखते होंगे कि जिनके माता पिता स्ट्रगल वाले हालत में होते हैं, जिनके बच्चे स्ट्रगल हालत में होते हैं, घर में सुविधा नहीं होती है, वैसे बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी, बैंकिंग वगैरह में टॉप कर जाते हैं, उनको नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है। लेकिन जिस बच्चे को बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाता है, इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जिसको सुविधा जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, उनकी सक्सेस रेट घट जाती है। आप पॉलिटिकल इंडिया में भी आज भी वर्तमान में देख लीजिए कि जिस राजनीतिक पार्टी के जो लोग सत्ता में ऐसे मिल गया है पोस्ट, उनकी सक्सेस नहीं हो पा रही है, और जो लोग स्ट्रगल करके ग्राउंड लेवल से आए हैं वो सक्सेस कर रहे हैं। तो ये भारत के पास चूंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा ऑप्शन है कि हमारे पास चावल की खेती हो जाती है, हम लोगों के पास गेहूं की खेती हो जाती है, हर एरिया में कुछ ना कुछ खेती हो जा रहा है। झारखंड वगैरह की मिट्टी ऐसी है कि सब्जी की खेती, फ्रूट्स की खेती, पपीता की खेती कहीं भी हो जाती है। तो जहां पर ऑप्शंस होगा वहां डेवलपमेंट रुकेगा दूसरे सेक्टर में। लेकिन जहां ऑप्शंस लिमिट होता है वहां पर, जैसे जापान या इजराइल, ऐसे देश का विकास करने के एकमात्र कारण होता है कि इनके पास एक तो जमीन का शॉर्टेज। अब जापान के बारे में सोचिए कि उसकी 80% जमीन जो है माउंटेनस है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन खराब है, तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कोई मिनरल नहीं है वहां पर। इजराइल की 90% जमीन बेकार है। तो ऐसे देश का विकसित करना ज्यादा आगे हो जाता है। यूरोप के छोटे छोटे देश जब ओलंपिक में जाते हैं तो जितना हमारे झारखंड की जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या है, उसकी आधी आबादी से भी कम है, और वो 10-10 गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। लेकिन हमारे देश में आप स्थिति देख रहे होंगे, इसका नतीजा क्या होता है कि हम लोग उस परिस्थितियों से नहीं जूझ रहे जो दूसरे देश जूझ रहे हैं, और वहां पर राष्ट्र के प्रति समर्पण हो जाता है, और इसका फायदा उन देशों को मिलता है जो भारत को नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा भारत की स्थल सीमा का बॉर्डर भी देख लीजिए। रेड क्लिफ वाली लाइन जो है, ये 1947 में, 1947 में रेड क्लिफ लाइन ये बनाया गया था, और उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ लाइन से ही किया जाता है। और भारत पाकिस्तान वाला जो एरिया है, आपको खास करके ये वाला जोन, और उस समय पर जिस समय ये बना था रेड क्लिफ लाइन 1947 में, उसने ये डिमार्केशन किया था ये वाले लाइन का। तो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बिलीफ ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले और वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये दोनों के बीच की रेखा जो थी, इसको रेड क्लिफ ने तैयार किया था कि ये बॉर्डर लाइन होगा। हालांकि आज की डेट में ये विवादित हो गया है, और विवाद का कारण है कि दोनों देश का, दोनों ओर से, बांग्लादेश का और इधर से पाकिस्तान का, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन होना, इंडिया की जमीन का कैप्चर करना। भारत में खास करके इस इलाके में ये पोर्शन कैप्चर्ड है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये इलाका कैप्चर्ड है हमारा। और जहां पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आप बोलते हैं, पीओके, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, एलओएसी, इसमें हम यहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान ने अपनी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद डिक्लेयर करके रखा है, और ये इलाका उसके कब्जे में है। उसी प्रकार से ये जो लद्दाख का क्षेत्र आप देख रहे हैं, लेह के किनारे का, ये इलाका चाइना के कैप्चर में है। ये इलाका
चीन ने कैप्चर करके रखा है हमारा जो काराकोरम और लद्दाख का एरिया है, और उसको उसने अपना नाम भी रखा है अक्सई चीन। ये भी इलाका हमसे दूर है, चाइना के पास है वर्तमान में। और ये जो बीच का पोर्शन है, जो हमने बीच वाली लाइन खींची है, ये इस इलाके को पाकिस्तान ने भारत से छीन करके, अब बल्कि बहुत सुनने में अटपटा लगता है कि पाकिस्तान ने छीन लिया। ये उसी प्रकार की बात है कि कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला रिलायंस की प्रॉपर्टी छीन ले, टाटा की प्रॉपर्टी छीन ले, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर टाटा घराने के अंदर आपसी अंदरूनी विवाद हो, वहां के लोग ही अगर उनके दुश्मन हो जाएं, तो ये कोई भी कर सकता है। तो भारत की प्रॉपर्टी इसलिए छीनी जाती है कि भारत के जो लोग हैं, ये भारत के बारे में कोई नहीं सोचता। वो अपने बारे सोच रहा है, अपनी राजनीतिक दुकान के बारे सोच रहा है, लेकिन भारत को आगे लेकर के चलना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर के चलना है, ये सोचने वाले लोग बहुत कम बचे हैं भारत में। इसका कारण है कि छोटे छोटे देश, जिसकी जो हमारे एक जिला का मुकाबला नहीं कर सकता, भूटान, नेपाल, ऐसे देश भी भारत से लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हैं। इसका एकमात्र कारण होता है कि जब आपके देश के अंदर अगर एकता नहीं हो, आप देखते होंगे कि 365 दिन भारत को तोड़ने की साजिश भारत के अंदर ही रचा जाता है। आप ये चीज को जरूर से महसूस करते होंगे कि अब वो दिल्ली सुरक्षित नहीं रही जो किसी जमाने में, मुगलों के जमाने में भी हुआ करती थी, उतनी भी सुरक्षित आज दिल्ली नहीं है। और सबसे आसान काम हो जाता है कि आप जाइए, वहां धरना दीजिए और किसी भी ना किसी प्रकार से सारे लोग भारत सरकार पर दबाव डाल करके हर काम पर व्यवधान उत्पन्न कीजिए। और इसका नतीजा ये होता है कि बाहर से फंडिंग आने लगती है। हम अपने एक वीडियो में बताए थे कि कैसे पैसा हवाला से भारत आता है। और यही कारण है कि आज के वर्तमान संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है अंदरूनी कारण से। तो अगर आप देखें मैकमोहन रेखा को, तो ये रेखा बेसिकली हेनरी मैकमोहन ने 1914 में बनाया था। चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर जो है, ये 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो हेनरी मैकमोहन ने इस रेखे का निर्धारण कर दिया था। उस समय में भारत नहीं था बल्कि ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया के समय में 1914 में रेखे का निर्धारण कर दिया गया था। और ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, जहां पर ये वाला जो हमारा रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का ये रीजन, खास करके ये वाला पोर्शन इस एरिया में बनाया गया है। इसको चीन मानने से इंकार करता है। ये रेखा